नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद सरकार ने 8.2% की तेज वृद्धि दर पर खुशी जताई, तो 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। लेकिन विपक्ष ने इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह संयोग नहीं कि ठीक उसी समय आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया, जो दूसरी सबसे कम रेटिंग है। जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। विपक्ष का कहना है कि भारत अभी भी 2011-12 के पुराने पेस ईयर पर जीडीपी निकाल रहा है। डिफ्लेटर बहुत कम रखा जाता है, जिससे वास्तविक जीडीपी वृद्धि ज्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल-जून 2025 में नॉमिनल वृद्धि 9.7% थी, लेकिन असली मुद्रास्फीति 4.5% लगाएं तो रियल वृद्धि सिर्फ 5.2% रह जाती है। विपक्ष ने उत्पादन और खर्च के आंकड़ों में बड़े अंतर और मौसम के हिसाब से डेटा एडजस्ट न किए जाने पर भी सवाल उठाए। सरकार का कहना है कि तेज वृद्धि सुधारों का नतीजा है, लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि मौजूदा गणना पद्धतियां, जो कि जीडीपी कैलकुलेट करने का पुराना तरीका है, जीडीपी को 1 से 2.5% तक बढ़ा सकता है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जब उसके वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में गुप्ता को पार्टी में शामिल किया गया। भाजपा में शामिल होते हुए गुप्ता भावुक हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन के समय नौकरी छोड़कर पार्टी बनाने वालों की अब कोई कद्र नहीं है और अरविंद केजरीवाल उनसे वर्षों से मिले तक नहीं। गुप्ता ने दावा किया कि कई आम आदमी पार्टी नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमसीडी उपचुनाव में अशोक विहार से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जिसे पहले पार्टी ने नोटिस जारी किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास पर हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद संयुक्त रूप से मीडिया के सामने आए। सिद्धरमैया ने साफ कहा कि न उनके बीच अभी कोई विवाद है, न आगे होगा, और दोनों मिलकर 2028 के विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी पर काम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे हाईकमान के हर फैसले का पालन करेंगे और कंफ्यूजन केवल कुछ मीडिया रिपोर्टों की वजह से पैदा हुआ है। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने भी दोहराया कि वे और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हाईकमान जो तय करेगा वही अंतिम होगा। दोनों नेताओं के यह बयान ऐसे समय में आए हैं जब राज्य में रोटेशनल सीएम फॉर्मूला को लेकर सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अहम बैठक जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सिद्धरमैया पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पूरा कार्यकाल सीएम रहने का आदेश मिला है, जबकि शिव कुमार ने संकेत दिया था कि 2.5 साल बाद पद बदलाव का वादा किया गया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार और एजेंसियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है और अधिकारियों को एयर कंडीशन मीटिंग रूम छोड़कर स्मॉग भरी सड़कों पर उतरकर काम करना चाहिए। बेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि जैसे उन्होंने पुडुचेरी में अपने कार्यकाल के दौरान उनसे जूम बैठकों में असरदार तरीके से काम कराया था, वैसे ही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण संकट पर भी तेज कार्रवाई की जरूरत है। बेदी के अनुसार भारत का एयर पॉल्यूशन कोई अचानक हुई समस्या नहीं, बल्कि दशकों से कमजोर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी एजेंसियां फील्ड विजिट, रियल टाइम निगरानी और मिलकर काम करें, तभी हालात बदलेंगे। इसी बीच शनिवार को दिल्ली का AQI 316 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में है, और नवंबर में अधिकांश दिन हवा की स्थिति खराब रही है। बेदी ने एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट भी दिया, जिसमें केंद्र, राज्यों, पुलिस, नगर निकाय और जिला प्रशासन को जमीन पर सख्त कार्रवाई की सलाह दी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को वडोदरा के अटलदरा गांव में सरदार @150 यूनिटी मार्च कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतिहास से मिटाने की कोशिश की। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कीमत और उसकी आवश्यकता पर भी सवाल उठाकर सरदार पटेल के सम्मान को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद 562
रियासतों को एकजुट किया, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने कश्मीर मुद्दे को बढ़ाया। नड्डा ने याद दिलाया कि पटेल को भारत रत्न उनकी मृत्यु के 41 साल बाद 1991 में मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई, जबकि कांग्रेस लगातार इस परियोजना पर आपत्ति जताती रही। ईडी ने मध्य प्रदेश में मनोज परमार और अन्य आरोपियों की लगभग 2.08 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह वही मनोज परमार है जिन्होंने पिछले साल ईडी की रेड के बाद 23 दिसंबर 2023 को अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली थी। ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत आष्टा और सीहोर में मौजूद 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। जांच में पता चला कि मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक के उस समय के ब्रांच मैनेजर की मिली भगत से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 6.20 करोड़ रुपए के 18 लोन मंजूर करवाए थे, जिनमें से 6.01 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से जारी हुए। ईडी का कहना है कि लोन जारी करने के दौरान बैंक के कई नियमों की अनदेखी की गई। मनोज परमार पहले भी सुर्खियों में थे जब उनके बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें गुल्लक भेंट किया था। आत्महत्या के बाद मिले पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि कई ईडी अधिकारी उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम में लगे कर्मचारियों की मौत की लगातार खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के काम में लगे 2 कर्मचारियों की मंगलवार को मौत हो गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब मैं कल रात फतेहपुर में सुपरवाइजर के परिवार वालों से मिलने गया जिनकी एसआईआर के दौरान मौत हो गई थी, तो परिवार ने मुझे बताया कि उन पर सरकार की तरफ से प्रोसेस जल्दी पूरा करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। पश्चिम बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान मर रहे चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मदद कौन करेगा? चुनाव आयोग को आगे आकर मदद करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एसआईआर के काम में लगे लेखपाल सुधीर कुमार स्कोरी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने शुरू में वक्फ संशोधन का विरोध किया था। महीनों बाद उनकी सरकार ने भारत सरकार के संशोधित वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में नए वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने जिला अधिकारियों को 5 दिसंबर तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। गुरुवार को सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग ने तय समय सीमा तक राज्य की वक्फ संपत्तियों की जिलेवार जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए कानून को लागू नहीं होने देंगी। जम्मू के नरवाल इलाके की एक घटना इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने कश्मीरी पत्रकार अरफाज अहमद के परिवार का 3 दशक पुराना घर अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया। उनके बूढ़े पिता गुलाम कादिर डिंग के मलबे पर बैठकर रोने का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। जेडीए का कहना है कि उन्हें पहले नोटिस दिया गया था और परिवार ने खुद लिखा था कि यह मकान उनका नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इसे चुनिंदा कार्रवाई बता रहे हैं। इस बीच उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे 1361 वर्ग फीट प्लॉट को अरफाज के परिवार को दे दिया ताकि वे दोबारा अपना घर बसा सकें। इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर गरीब परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई अब्दुल्ला सरकार के आदेश पर हुई थी।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम के खिलाफ लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए को पूरी तरह रद्द कर दिया और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। उन्हें 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को उन्होंने एक रैली में केंद्र सरकार की साजिश बताया था। इस बयान पर उनके खिलाफ देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली पीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज हुआ। 14 मई को जमानत मिलते ही उसी दिन जिला प्रशासन ने एनएसए लगा दिया। असम सरकार ने पहलगाम हमले के बाद चलाए गए पाकिस्तान समर्थक अभियान में कुल 58 लोगों को पकड़ा था, जिनमें अमीनुल इस्लाम भी शामिल थे। वहीं अब हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत आदेश अवैध है क्योंकि इस्लाम द्वारा 23 मई को दिया गया प्रतिवेदन अधिकारियों को पहुंचाने में 12 दिन की बिना वजह देरी हुई। साथ ही उन्हें 23 दिन तक यह भी नहीं बताया गया कि वे केंद्र सरकार को भी प्रतिवेदन दे सकते थे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस देरी से उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एआईयूडीएफ का दावा था कि सरकार ने उन्हें साजिशन जेल में रखा था और जरूरत पड़ने पर वे जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में ऐसे बाकी एनएसए मामलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई 39 मौतों को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से 1.5 घंटे मिला और आरोप लगाया कि सीईसी के हाथों पर खून लगा हुआ है। पार्टी का दावा है कि अव्यवस्थित काम, दबाव और कम ट्रेनिंग के कारण 39 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि 15 पीएलओ अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमसी ने कहा कि एसआईआर का असली निशाना बंगाली भाषी मतदाता है, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार से सटे अन्य राज्यों को प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। पार्टी ने हाल ही में बूथ लेवल एजेंट यानी पीएलए की नियुक्ति के नियम में किए गए संशोधन पर भी सवाल उठाया। पहले पीएलए उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए था जहां वह तैनात होता है। नए नियम में उसे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ का मतदाता होने की छूट दे दी गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता 1 करोड़ नाम काटने की धमकी दे रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में इसे बंगाली अस्मिता के मुद्दे के रूप में उठाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को टाल दिया है। अब अदालत 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन कंपनी पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। एजेंसी के मुताबिक इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से अपने कब्जे में ले ली। ईडी का दावा है कि सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन में 76% शेयर रखते हैं और इसी कंपनी के जरिए सिर्फ 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले इतनी बड़ी संपत्ति हड़प ली गई। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला सोने की चोरी मामले को एक बड़ी साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि यह मामला कई साल पहले कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस सीपीएम की गहरी मिलीभगत है। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि इस केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीरें यह दिखाती हैं कि इस अपराध के पीछे कांग्रेस और सीपीएम का गहरा गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए चुप्पी साथे रखी क्योंकि मामला उनके ही समय शुरू हुआ था। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू विश्वासियों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव ना होता तो इंडी गठबंधन इस केस को दबा देता। कांग्रेस और सीपीएम केरल में विपक्ष होने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों क्राइम पार्टनर हैं। चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि आरोपी पोटी सिर्फ छोटा खिलाड़ी है, जबकि साजिश बहुत ऊपर तक जाती है। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि असली दोषियों को जेल भेजा जा सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.